नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आप लोगों के मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी बात करेंगे। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार बेहद सतर्क है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विपक्षी दलों को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। क्यों पड़ी है राहुल गांधी को अब विपक्षी दलों के सहारे की जरूरत, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यूपी में सपा नेताओं के फिर से बिगड़े हैं बोल, इस पर भी बात होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ समापन। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इस सत्र में निचले सदन की कुल 13 बैठकें हुई। 97% रही उत्पादकता। राज्यसभा में कुल 13 बैठकें हुई जिसमें 64 घंटे और 50 मिनट कामकाज हुआ। राज्यसभा की कुल उत्पादकता 102% रही। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक किए गए पारित। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार बेहद सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और तैयारियों पर करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय कल गाइडलाइन करेगा जारी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को सरकार से मिली हरी झंडी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके लोग ले सकते हैं नेजल वैक्सीन। चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शंघाई की आधी आबादी हो सकती है कोरोना से संक्रमित। अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3030 नए मामले दर्ज। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर एनआईए का एक्शन। आतंकी फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर जारी है छापेमारी। उधर ईश निंदा को लेकर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विपक्षी दलों को राहुल गांधी ने लिखी है चिट्ठी। कहा दिल्ली में यात्रा को बनाए कामयाब। बीजेपी ने उठाया सवाल, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में क्या देश के साथ नहीं है राहुल गांधी। सबसे पहले कोविड के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे। कोविड के खिलाफ जो अभी युद्ध है वो जारी है और इसको लेकर के सरकार सतर्क है। दरअसल तमाम देशों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के भारत सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। चिंतित नहीं, सतर्क होने की जरूरत है, ये लगातार बात सरकार कह रही है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दोपहर 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के ताजा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया था और किस तरह के कदम सरकार उठा रही है इसकी जानकारी भी दी थी। वहीं सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। इसके साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। तो आज से नेजल वैक्सीन की शुरुआत की गई है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। एक साथ पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल का दौरा करेंगे। राज्यों से भी मॉक ड्रिल करने के लिए कहा जाएगा ताकि तैयारियां पूरी हो सके। मॉक ड्रिल के जरिए देखा जा सकेगा और ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि कोरोना चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद दक्षिण एशिया की तरफ आता है। ऐसे में कोविड से बचाव के लिए शनिवार से सभी एयरपोर्ट्स पर रैंडम सैंपलिंग शुरू की जा रही है। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह फ्री होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय इसका खर्च खुद उठाएगा।
एयरलाइन रैंडम ढंग से 2% यात्रियों की पहचान करेगी। आईडीएसपी नेटवर्क उसकी निगरानी करेगा। पिछले 8 महीनों में भारत में मामलों की लगातार गिरावट देखी गई है। कोविड मामलों में लगातार गिरावट आई है। पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.14% रह गई है। कोविड रोधी टीके के 220 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं। 27% लोग एहतियाती खुराक भी ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है। और एक बार फिर से जब पूरे दुनिया में कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है, चीन, जापान समेत तमाम ऐसे देश हैं, तो उसको लेकर के भारत सरकार भी सतर्क है। और एक तरह से फिर से कोरोना के खिलाफ जो युद्ध था वो एक तरह से कहा जाए कि वॉर मोड में एक बार हम फिर से आ रहे हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, किस तरह से सरकार सतर्क है, किस तरह से एक बार जो एहतियात था, जो अभियान था, जो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले ठीक होने के साथ साथ धीरे उसकी जो गति थी वो मंद हो गई थी, उसको फिर से तीव्र किया जाएगा, फिर से एहतियात बरते जाएंगे? जी बिल्कुल निखिल, देखिए सरकार अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। थोड़ा सा जो गति है उसको बढ़ाना है और केंद्र सरकार अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। साथ ही साथ राज्यों को भी तैयार रहना है, जिला प्रशासन को तैयार रहना है। उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात यह कि टेस्टिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो, ताकि अगर कोई किसी में सिम्टम जैसे दिख रहा हो तो वो टेस्ट करा सके। साथ ही साथ गंभीर अगर कोई होता है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है, तो उसको अस्पताल में बेड मिल सके, तो अस्पतालों की भी तैयारी होगी। साथ ही साथ पीएसए प्लांट जो लगे हुए हैं देश भर में ऑक्सीजन के लिए, उनको देखा जाएगा कि वो ऑपरेशनल है कि नहीं, उसको ठीक और दुरुस्त किया जाए। तो सरकार के स्तर पे ये तैयारी हो रही है। साथ ही साथ जनता को भी तैयार होना है। जनता को इसलिए तैयार होना है क्योंकि जनता ही सबसे पहले वायरस को फेस करेगी, तो इसलिए आपको प्रोटोकॉल का पालन करना है। यानी कि मास्क अब जरूरी है, और ख़ास तौर पे तब जब आप भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं या बंद कमरे में कई सारे लोग होंगे तो आपको मास्क लगाना है। साथ ही साथ हाथ आप धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा जो लोग प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं वो ज़रूर ले लें, क्योंकि देखा गया आंकड़ों में कि सिर्फ 27% जो आबादी है, जो पात्र आबादी है, उन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया है। जिसमें अगर उम्र की बात करें तो जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, सिर्फ 40% लोगों ने लिया है। यानी कभी भी 60% ऐसे लोग हैं जो प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं, तो वो ज़रूर ले लें। तो ये जो मोटे तौर पे तैयारी है वो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जागरूक रहें, सतर्क रहें, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है कि चीन के बाद आप कोरिया, जापान या फिर जो उसके बाद यूरोप में जाता है, यूरोप के बाद दक्षिण अमेरिका, अमेरिका होते हुए साउथ एशिया में आते आते 25 से 35 दिन का समय लगता है। यानी कि 25 से 35 दिन में भारत में उसकी दस्तक होती है। ये पिछला ट्रेंड यही देखा गया है 2 साल में। तो इसलिए सरकार अभी से सतर्क है, सरकार के स्तर पे भी और एक जनता के स्तर पे भी, दोनों की अगर तैयारी रहेगी तो जो बीमारी मान लिया किसी वजह से वो हमारे यहाँ संक्रमण आ भी गया या फैल भी जाएगा, तो उसको सीमित दायरे में रोका जा सके, कम से कम लोग उससे प्रभावित हों और बेहतर मैनेजमेंट हो सके। तो उसकी ही तैयारी है, सतर्कता और जागरूकता के जरिए। एक बैठक स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में आज प्रस्तावित है, उसके विषय में बताइए। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री होंगे वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो पैन इंडिया इस पूरे अभियान को आगे ले जाने की तैयारी है राज्यों के सहयोग से। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे बैठक है, वर्चुअल बैठक होगी और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इससे जुड़ेंगे। इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट बात है। पहला ये कि जो दुनिया भर में क्या स्थिति है उसकी जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को दिया जाएगा। साथ ही साथ देश की क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आज की हम बात करें तो 163 केस दर्ज किया गया है। यानी कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है 0.14% है। और हम दुनिया की बात करें तो 5,76,000 आज दर्ज किया गया केस पूरे ग्लोबल अगर दुनिया की बात करें तो ये तमाम डाटा राज्यों के साथ पेश किया जाएगा। और 8 ऐसे राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 0 केस है भारत में। तो ये तमाम डाटा उनके साथ शेयर किया जाएगा और कौन कौन से गाइडलाइन का पालन करना है ये राज्यों को बताया जाएगा। खासतौर पे क्रिसमस और नए साल में जो कल एक और गाइडलाइन आएगी त्योहारों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी की जाएगी, तो वो राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा।
और राज्य क्या सुझाव देते हैं या उनकी क्या मांग है केंद्र से, इस पर भी गौर किया जाएगा। तो एक तरह से ये म्यूचुअल बातचीत होगी और तैयारियों को लेकर के, खासतौर पे मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि मंगलवार को एक मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल में सभी देश के अस्पताल इससे जुड़ेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की जा रही कि वो उस मॉक ड्रिल में शामिल हो, उससे देखा जाएगा कि कितना हमारा देश तैयार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तमाम बातें चर्चा का विषय उसमें मीटिंग में रहेगा। जी, निश्चित तौर पर तो कोविड को लेकर सरकार तैयार है, पूरी तरह से सतर्क है और बार बार जैसा कि कहा जा रहा है कि चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहने की, सतर्क रहने की जरूरत निश्चित तौर पर। बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र सिंह। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किस तरह से एनआईए कर रहा है। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कि किस तरह से टेरर फंडिंग पर एनआईए का एक्शन चल रहा है। टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किया है एनआईए ने। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर और अलग अलग जगहों पर छापा डालकर एनआईए ने टेरर फंडिंग का पर्दाफाश किया है। लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर कम से कम 17 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पे छापेमारी चल रही है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए टेरर फंडिंग पर सख्ती एनआईए की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। इस बीच एनआईए ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या में पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। कन्हैया लाल की हत्या में पाकिस्तान कनेक्शन, जी हां, ईश निंदा को लेकर चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए ने मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद के साथ 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। एनआईए का दावा है कि पाकिस्तान के 2 व्यक्तियों सहित सभी आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एनआईए का दावा है कि यह साधारण अपराध नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में भय का माहौल पैदा करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। कन्हैया लाल की हत्या फेसबुक पर एक पोस्ट को शेयर करने के कारण हुई थी और बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हत्या का वीडियो बनाया और इस वीडियो बनाकर संदेश के साथ इसे वायरल किया था ताकि लोगों में भय का माहौल पैदा किया जा सके। एनआईए ने अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। इनको भी इसी वजह से मारा गया था। ईश निंदा के खिलाफ इस हत्या में भी 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए का दावा है कि आरोपी यूसुफ खान उमेश का जानने वाला था। सभी आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े थे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। उदयपुर हत्याकांड में पाकिस्तानी कनेक्शन एक नए आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा करता है। एक नए आतंकी मॉड्यूल की तरफ इशारा करता है। यह उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, इन बर्बर हत्याओं का मकसद देश में अव्यवस्था फैलाकर अवस्था पैदा करना और सांप्रदायिक उन्माद फैलाना था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब
नहीं हो सके। तो बेहद महत्वपूर्ण रही है ये जो एनआईए की छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर में। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कितनी महत्वपूर्ण है ये छापेमारी? टेरर फंडिंग पर लगातार जो एक्शन है वो एनआईए का जारी है, किस तरह से ये एक्शन चल रहा है, क्या जानकारी साझा करेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, एनआईए को ये इनपुट मिला था कि घाटी में कुछ आतंकवादी संगठन स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर जो फंडिंग है वो रेस कर रहे हैं, और उस फंडिंग का मकसद यही था कि किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना था, और इसके अलावा जो हमारे संवेदनशील जो संस्थान हैं वहाँ पर हमला करने की प्लानिंग इन आतंकवादी संगठनों की थी। ऐसे इनपुट एनआईए को मिले थे। एनआईए ने इसमें एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद ये छापेमारी की जो कार्रवाई है निखिल, वो जम्मू कश्मीर और के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। और जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है एनआईए ने, और उससे अभी लंबी जो पूछताछ है वो शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह 10 बजे के करीब उसको हिरासत में लिया था, और अभी आप समझ लें कि 4 घंटे तक उससे लगातार पूछताछ चल रही है। उससे कई सारे इनपुट एनआईए को मिले हैं, और ये पता लगा है कि जो स्थानीय स्तर पर कौन कौन से लोग हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों के लिए लॉजिस्टिक जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं, और आतंकवादियों के लिए जो पैसा है, फंडिंग, वो किन किन लोगों से उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एनआईए ने घाटी के अंदर लगातार छापेमारी की है, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है। तो एक ये गठजोड़ है जो आतंकवादी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो रेस कर रहे हैं, ताकि वो कोई बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दे सकें। जैसे आपने देखा होगा कि पहले स्कूलों को जलाया जाता था, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लेकिन हमारी सेना ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने बिल्कुल शिकंजा इन आतंकवादियों के ऊपर कसा हुआ है। और इसके अलावा एनआईए लगातार वहां पर ऑपरेट कर रही है, एनआईए लगातार वहां छापेमारी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, और पूरी तरीके से इन आतंकवादी संगठनों पर नकेल हमारी जांच एजेंसियों ने लगा दिया है। एक बात का आपने जिक्र किया कि किस तरह से लोकल जो माफिया है उसको उसके साथ में कनेक्शन बना करके आतंकी फंडिंग, टेरर फंडिंग की कोशिश की जा रही है, और उनको इस पूरे नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर जो उदयपुर की घटना की बात कही जाए, अमरावती की घटना की बात कही जाए, इसका भी एक एंगल है कि किस तरह से जो पूरा एक समाज है उसमें विद्वेष फैलाने की, भय फैलाने की कोशिश जो है, तो एक सोची समझी साजिश है इसके पीछे। देखिए, बिल्कुल आपने दो बातों का जिक्र किया। जो माफियाओं के साथ जो गठजोड़ है ये इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जो हरियाणा है और पंजाब वाली बेल्ट है। यहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो स्थानीय गैंगस्टरों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर छोटी छोटी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर उगाई का जो काम है वो कर रहे हैं। और ये गठजोड़ काम कर रहा है खासतौर से जो ड्रग्स की सप्लाई है उस पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अगर आतंकवादी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ड्रग्स लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो लोकल जो इनके पैडलर है वो किस तरीके से काम करेंगे, उसमें एक बड़ी भूमिका ये माफिया लोग निभा रहे हैं। और यही कारण है कि इन माफिया के खिलाफ भी एनआईए ने कार्रवाई की है। जिस आप चार्जशीट का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि दो पाकिस्तानी जो लोग हैं और जो सलमान और अबू इब्राहिम, ये दोनों ही पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। और इस घटना में जो हत्याकांड हुआ है वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पूरे भारत में भय फैलाना था, क्योंकि लाइव आपने देखा है कि लाइव हत्या की गई। इसके अलावा सोशल साइट्स पर डालकर हत्या के बताया गया कि हमने किस तरह से हत्या की है। और ये जो आतंकवादी जो दोनों लोग जिनका जिक्र एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें भी जिक्र है, वो लगातार संपर्क में थे, वीडियो मैसेज के माध्यम से इन तक जानकारियां उपलब्ध करा रहे थे। और इसमें जो एक सह आरोपी है वो 2014 में पाकिस्तान भी गया था, कराची में उसने मुलाकात भी की थी और कई सारे आतंकवादी संगठनों से मिला भी था। तो ये एक बड़ा गठजोड़ है जिसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा गठजोड़ है जिसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है। और ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए सक्रिय है, उसी का परिणाम है ये छापेमारी। बहुत धन्यवाद नीरज इन तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी एकता की जरूरत क्यों पड़ रही है राहुल गांधी को। हाँ,
जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। और भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी एकता की पहल की। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के क्या कुछ मायने हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हरियाणा पहुंच चुकी है और कल दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। तो क्यों जरूरत पड़ी इस चिट्ठी को लिखने की? उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा के प्रस्ताव में विपक्षी पार्टियों को शामिल करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि इसमें सभी को शामिल किया जाएगा, लेकिन तब शायद किसी अन्य पार्टी ने शामिल होने की इच्छा नहीं जताई। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी कहा गया, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस किसी ने भी इस यात्रा में एनसीपी और शिवसेना नहीं शामिल हुए। यात्रा में एनजीओ और कुछ प्रोग्रेसिव लोगों को जोड़ा गया था, लेकिन यह यात्रा राहुल गांधी की यात्रा बनकर रह गई। सवाल यह है कि दिल्ली पहुंचने के साथ यात्रा में विपक्षी एकता की चिंता आखिर क्यों हुई? वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया, तो राहुल गांधी ने इसे सरकार की घबराहट बताया है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि यात्रा से घबराई सरकार इसे रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। तो यह समझने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को स्मरण कराया है कि यात्रा में कोविड पॉजिटिव का मामला सामने आ चुका है। उनकी यात्रा से कोविड पॉजिटिव का मामला सामने आया है। अनुराग ठाकुर का मानना है कि यात्रा को रोकने की बात नहीं कही गई है, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। यात्रा को रोकने की बात नहीं कही गई है, अनुराग ठाकुर का कहना है, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर अचानक बोझ न बढ़े। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी यात्रा की शक्ति और सच्चाई से डरकर सरकार इसे रोकने के लिए कोविड का बहाना बना रही है। कोरोना की 3 लहरों से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला है। इसमें सारा देश एकजुट रहा है, पूरा देश इसका गवाह रहा है। सवाल यह है कि आज भी जब इस महामारी के उपाय में सजगता और जागरूकता ही सबसे कारगर उपाय है, फिर राहुल गांधी भ्रम फैलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, यह बात समझने की जरूरत है। और अब क्या इस पूरी यात्रा में इस तरह की बात करने से भ्रम नहीं फैलेगा? फिलहाल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी कोरोना पॉजिटिव होने पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से प्रश्न किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। इससे पहले कि हम अनुराग ठाकुर की बाइट चलाएं, आइए आपको हम तारुफ करा दें अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ में बीजेपी की चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका चारू जी। और साथ ही साथ हमारे साथ अमृत गिल जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। अमृत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। आइए सुनते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जो राहुल गांधी की बातें हैं उसको लेकर। कौन कौन संक्रमित आपकी यात्रा में हुआ और कितनों और को संक्रमण होने वाला है और कारण क्या है? ये जो BF7 नया वेरिएंट नजर आया है, इससे दुनिया भर में चिंता आई है। चीन में हजारों नहीं लाखों लोग इससे संक्रमित हुए हैं और आपकी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ राहुल जी उस दिन गले में हाथ डाल के चल रहे थे। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव है? क्या राहुल गांधी जी ने अपना टेस्ट करवाया?
क्या उनकी यात्रा में ऐसे बहुत सारे और लोग कोविड संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं? अगर हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाएगा? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक परिवार है? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक पार्टी है? क्या इसने मन बना लिया है कि जैसे भय और भ्रम इन्होंने वैक्सीन के बारे में फैलाया था, उसी तरह से दुष्प्रचार आज भी ये करेंगे? और उसका सबसे बड़ा दबाव आता है देश के हेल्थ सिस्टम पर। जब बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और इसके कारण कांग्रेस पार्टी जैसे नेता रहते हैं जिन्होंने पहले भी भय और भ्रम फैलाया और जनता को गुमराह किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना चाहिए। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक परिवार क्या कोविड की जो लड़ाई है उससे ऊपर है। हमारे साथ में हमारे 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई है, अमृत गिल जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके पास सबसे पहले आते हैं और इस प्रश्न का एक जिसको कहते हैं कि गैर राजनीतिक उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ में कि क्या जब कोविड की लड़ाई सर पर आ गई है, क्या ये नहीं लगता है कि इसको पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और सभी को एकजुट होना चाहिए? निखिल, मैं पहले अपने आपकी रिपोर्ट पे ही आता हूं कि आप ये देखिए कि 3000 किलोमीटर का ये लंबा सफर है राहुल गांधी की ये भारत यात्रा ने जो पूरी कर ली है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के लगभग 110 दिन लगभग हुए हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि 100 दिन राजस्थान में पूरा किया था और उसके बाद राजस्थान से चलते हुए आज यात्रा जो है हरियाणा पहुंच चुकी है और कल वो दिल्ली पहुंचेगी। तो ये इस तरह से ये सवाल जो जब राहुल गांधी उठाते हैं और जब वो पूछते हैं, कहते हैं कि ये कोविड की जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से वो एक भ्रम फैलाने के लिए बात कही जा रही है, या वो कह रहे हैं कि हमारे से यात्रा से डर के मोदी सरकार जो है इस तरह के बहाने ढूंढ रही है कि यात्रा बंद हो जाए। लेकिन अगर सवाल ये है कि अगर 3 महीने तक या 3 महीने से ज़्यादा की इस यात्रा में आज तक की भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा गया या सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो आखिर इस यात्रा को दिल्ली पहुँचते पहुँचते इस यात्रा में आखिर क्या ऐसा हो गया कि सरकार को इसको रोकने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढने पड़े, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। अब सवाल सीधे सीधे ये बात, जबकि अभी आपने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है और इसकी लड़ाई में आज भी जागरूकता जो है और सतर्कता जो है वही एक ढाल है। अब अगर जागरूकता और सतर्कता की बात कर रहे हैं तो यही बात राहुल गांधी को याद दिलाना जरूरी है कि दूसरे लहर में जब ये आप देखिए कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल के सारे बोझ इतने बढ़े कि लगभग की सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, तो राहुल गांधी लगातार ये ट्वीट कर रहे थे कि हमने जो एडवाइस दी थी सरकार को वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई, या हमारी बातों को सरकार ने अनसुनी कर दी है। और आज जब सरकार उनको ये चेतने की बात कह रही है, या आप बता रहे हैं, जब अनुराग जी अभी हमारे ये केंद्रीय मंत्री अनुराग जी बता रहे थे कि भाई जब आपके यात्रा से निकल के एक बंदा कोविड पॉजिटिव हुआ है, आप उससे गले लगाते हुए दिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सतर्कता बरतने और सचेत रहने और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सरकार की तरफ से कहा जाएगा और यह जरूरी भी है। अब सवाल यह है कि अगर आपके ही इसी रिपोर्ट में आता हूं कि यह 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, उस यात्रा में कभी विपक्ष को जोड़ने की या विपक्ष के पार्टियों को शामिल करने की बात तो नहीं हुई थी। और अचानक जब राहुल गांधी कल चिट्ठी लिखते हैं और सारे विपक्षी दलों को, खास करके जो लाइक माइंडेड पार्टीज और लाइक माइंडेड जो नेता है उनको कहा गया है कि आप दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल होइए, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक सवाल तो होगा कि आखिर 3000 चलने के बाद, किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली पहुंचने पर आखिर विपक्षी एकता की जरूरत क्यों पड़ गई है। जी बिल्कुल, 2 सवाल दरअसल उठ रहे हैं इसमें। पहले सवाल पर अमृत जी आपके पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन करना है कोई, देखिए क्योंकि पूरे देश, पूरी दुनिया में जिस तरह से चीन में फैला है, जापान में फैला हुआ है, तमाम जो देश है वहां पर फैल रहा है, और उसके बाद जो एक डर का एक जो माहौल है, ये कहा जाए उसको न बनने देने के लिए सतर्कता की बात कही जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है। और अगर ये एक इसको लेकर के कहा जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं, तो इसमें राजनीति कहां से ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कि पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा हर प्रोटोकॉल को फॉलो किया है और हम कोविड जब सेकेंड वेव आई
तब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी से बात करूंगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब कोविड वेव चल रही थी और प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल्स को, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। उसके बाद बंगाल में इलेक्शंस आते हैं, ममता बनर्जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप आए थे तब कोविड के कोई प्रोटोकॉल्स, उस वक्त कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई थी, तब तक कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी। और तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीटिंग्स विड्रॉ की थी, पर प्रधानमंत्री लाखों लोगों को संबोधित कर रहे थे बंगाल में और कह रहे थे जहां जहां मैं देख रहा हूं लोग ही लोग हैं। तब उन्होंने कोविड के सिस्टम को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। पर हमने जब ये वेव आई, कोविड वेव, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिससे फॉरेन एम्बेसीज ने भी हमारे ऑक्सीजन मैन श्रीनिवासन जी से ऑक्सीजन की सपोर्ट ली थी और पूरा देश एकजुट हुआ था, पूरा देश एकजुट हुआ था। मुद्दे की बात पे आइए जी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी शुरुआत में ऐसी भूमिका बांधी कि कांग्रेस ने कोविड को, गाइडलाइंस को या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और आज अगर ये बात हो रही है तो राजस्थान से, जो राजस्थान के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने यात्रा निकाली, इतना ज्यादा लोग नहीं आए, हमें इसमें लोग नहीं आए तो उनकी वो है, पर उसमें क्या उन्होंने कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया? और मैं कहना चाहती हूँ ये सीरियस है कोविड को जो है, पर इसके लिए गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या उन्होंने चाइना से फ्लाइट्स को आना बंद कर दिया है? क्योंकि ये जो कोविड का न्यू वेरिएंट है, ये सारी चर्चा संसद में हुई है, ये सारी चर्चा संसद में हुई है। कांग्रेस के नेताओं को ये पूछना चाहिए था। अभी जो सवाल है अमृत जी, अभी जो सवाल है, अभी जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रज्ञा जी आ रहा हूँ। लेकिन अमृत जी सवाल ये भी उठता है कि पिछली कब क्या हुआ, उसके बाद से लेकर के अगर पहले प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था तो अब भी नहीं करेंगे, ये कोई तर्क नहीं है मेरी समझ से। जी अभी मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा फोकस करने की बजाय आई थिंक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो चाइना से फ्लाइट, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं कंटामिनेटेड, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारी तो कल एक बार रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हो चुकी है एयरपोर्ट्स पर, रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हो चुकी है एयरपोर्ट्स पर। कल प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग की है, आज स्वास्थ्य मंत्री एक मीटिंग कर रहे हैं। सारे राज्य, मैं इसमें नहीं कह रहा हूं केवल केंद्र सरकार, सारे राज्य इसमें सजग हैं और यही वजह है कि ये बार बार कही जा रही है कि इन मुद्दों को राजनीतिक ना बनाया जाए। आपके पास दोबारा आएंगे अमृता जी। प्रज्ञा जी ये कह रहे हैं कि सरकार डर गई है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा बंद करना चाहती है और कोविड प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कहा है। निखिल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक चिट्ठी राहुल गांधी जी के पास गई भी तो एक समझदार नेता को क्या करना चाहिए था? एक रिप्लाई में चिट्ठी लिखते जिसमें वो कहते आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोविड महामारी से बचना हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है और मेरी यात्रा में जितने लोग शामिल होंगे मैं इंश्योर करूंगा वो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें और सबसे पहले वो मास्क पहन लेते। केवल इतना करने की जरूरत थी, ये राजनीति बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर आ रहे हैं और पुरानी बातों में जा रहे हैं। पहली बात तो आप कोविड के समय को हल्के में मत लीजिए, उसको डिवाइड मत करिए। आप ये मत बोलिए कि मेरे कांग्रेस के साथी ने जाके ऑक्सीजन बांटी। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था ना, उन्होंने भी दिन रात, जी बिल्कुल, एकजुटता समझ में आई पूरे देश की, उनसे बना वो किया। लेकिन उन दिनों को अगर हम याद करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। केवल केंद्र सरकार नहीं, आज दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सबने बैठकें करी हैं, सबने कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को भी समझना शुरू कर दिया है, डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और तो और संसद में भी अब सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमने देखा मास्क पहन के गए थे। आज हमारी दुनिया में 36 लाख कोविड केस हैं, 36 लाख। कांग्रेस पार्टी केवल अपनी बातों को समझती है, दुनियादारी समझती नहीं। अभी उन्होंने कहा कि चाइना से आने वाली आप फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद कर देते? अरे मैडम, सब इतने कंफर्टेबल घरों से नहीं आते, आप उनका जीने का जरिया बार बार बंद करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? कोविड के साथ हमको एक तरीके से जीना सीखना है, जिसका मतलब ये है कि मास्क लगा के रहे, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रहे और केवल इस बात पर हाँ जी
हम इसका ख्याल रखेंगे बोलना काम था कांग्रेस का, तमाशा करना काम नहीं था। और बार बार आप दिल्ली का नाम लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ब्रेक ले रहे हैं ना क्रिसमस और न्यू ईयर का? आपकी यात्रा में ब्रेक है ना, छुट्टी ली है ना आपने क्रिसमस न्यू ईयर की? इस छुट्टी को आप 4 दिन पहले नहीं ले सकते क्या, समाज के नाम पे, देश के नाम पे? और बाकी लोगों का आप नाम लेते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, केवल एक यही यात्रा है जो गांव से गांव, शहर से शहर, प्रदेश से प्रदेश जा रही है। अगर कोई संक्रमित है तो वो अपने साथ उस बीमारी को दूसरी जगह लेकर जाता है। आपके खुद के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं यात्रा से जब लौट कर आए और हिमाचल गए। आपने राजस्थान का नाम लिया। मैं आपको बता दूं कि जो जन आक्रोश यात्रा चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया है, कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया है। कुछ इश्यूज पे राजनीति करनी हमको शोभा नहीं देती। मुझे मालूम नहीं आपका समय कंफर्टेबल भी था, मैं आशा करती हूँ कोविड वाला, लेकिन इस दुनिया ने बहुत कुछ खोया है और उतना कुछ खोने के बाद इस इशू को हम हल्के में ना लें और इसके ऊपर प्लीज राजनीति ना करें। जी जी बिल्कुल, शायद यही एक इस पर विमर्श है कि कोविड पर कोई भी राजनीति कम से कम ना करे। विनोद जी, एक चीज इस यात्रा को लेकर के एक बार फिर से समझने की जरूरत है, या समझना चाहेंगे आपसे कि एक बार पहले भी ये कोशिश की गई थी, महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि विपक्षी दल जो है, या कम से कम लाइक माइंडेड जो पीपल हैं, एनसीपी है या शिवसेना है, वो लोग इससे जुड़ेंगे, उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो कहीं भी करते हुए दिखे नहीं। उदयपुर चिंतन शिविर में इस बात की बात हुई थी कि जो तमाम लाइक माइंडेड दल हैं कांग्रेस के, उनको इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आया। एक बार फिर से क्या जो जोड़ने की कवायद है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्यों विपक्षी दलों का बार बार आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी इस यात्रा में जुड़ने के लिए? निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप ये देखिए कि यात्रा का जो प्रारूप बना था वो उदयपुर चिंतन शिविर में जो प्रारूप बनते समय में, इसमें सारे कांग्रेस के मेंबर और बाकी जो सारे दिग्गज लीडर थे, उन्होंने एक तरह से इस यात्रा में संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा था कि हम सारे देश के जो ये भ्रमण होगी, ये यात्रा की जो होगी, उसमें अलग अलग स्टेट में जो विपक्षी दल हैं या विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे यात्रा में उनका मैसेज था। ये मोदी सरकार के खिलाफ के अभियान के बदले में मिशन 2024 का इनका एक मिशन था, और मिशन 2024 के बहाने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की अगुवाई में एक तरह से एक विपक्षी एकता को और नेतृत्व के बात को सामने में रखना था। ये कांग्रेस की भले ही बात ये अलग हो कि उन्होंने इस बात को सामने में नहीं रखा, लेकिन परोक्ष रूप से इसमें यही बात थी। अब उसमें यह हुआ क्या कि यात्रा जब शुरुआत हुई तो उसमें कहा गया कि विपक्षी दल शायद उसमें जुड़े न जुड़े, या विपक्षी दल के तरफ से कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। तो उन्होंने कहा गया कि ये सारे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं भारत में, जो सो कॉल्ड एजेंडा वाले प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके साथ में और कुछ एनजीओ को मिलकर ये यात्रा शुरू होगी। राहुल जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है और ना ही राहुल गांधी इसकी अगुवाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन देखिए, एक सवाल ये है कि ये यात्रा आते आते क्यों भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा हो गई और सारे विपक्ष के लोग लगभग इसमें गायब हो गए। जब आपने इसमें सवाल किया था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से के सामने में कि महाराष्ट्र के में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जैसे ही यात्रा पहुंची तो ये कहा गया कि इसमें शरद पवार अब सामने आएंगे और उद्धव ठाकरे भी आएंगे, लेकिन वो दोनों भी नहीं आए। उनके बदले में उनके पार्टी से एक बंदा, कोई एक मेंबर पहुंचे थे और एनसीपी से, और आदित्य ठाकरे वहां राहुल गांधी की यात्रा में थोड़ी दूर चलते हुए दिखे। तो सवाल यह है कि इस यात्रा को विपक्ष के दलों ने, विपक्षी पार्टियों ने उतना सीरियसली नहीं लिया। अब जबकि ये यात्रा हरियाणा पहुंची है और यात्रा जो है कल दिल्ली आएगी, तो शायद उनको उदयपुर के उस चिंतन शिविर का वो प्रस्ताव याद आया होगा और उन्होंने एक तरह से कोशिश की होगी कि भारत जोड़ो यात्रा में सारे विपक्ष के लीडर अगर एक तरह से दिल्ली में आते हैं तो इस यात्रा की एक स्वीकृति मिलेगी, और यात्रा के साथ साथ जो मिशन 2024 का उनका अपना एजेंडा है उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को नेतृत्व करते हुए दिखे। जी, यात्रा को स्वीकृति मिलेगी। आपकी बात को अमृत जी के पास लेकर जाते हैं। अमृत जी, क्या 100-110 दिन तक की ये यात्रा चलने के बाद कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जो मैसेज जाना चाहिए था पब्लिक के बीच में वो जा नहीं रहा है और वो अकेला अब हमसे होता नहीं है, इसलिए विपक्षी दलों को साथ जोड़ना जरूरी है? बार बार उनसे गुहार लगाई जा रही है, शायद ये तीसरी बार है जब उनसे कहा जा रहा है कि विपक्षी दल भी मतलब प्लीज हमारे साथ आइए। देखिए, जब से कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई है तब से जो सत्तारूढ़ी पार्टी है वो कह रही है इनको कर्नाटका में सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिला। केरला में तो चलो इनको मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में हमने देखा इतना जन समूह था, इतने लोग थे। फिर राजस्थान में कहा कि यहाँ तो गुटबंदी है, यहाँ नहीं सपोर्ट मिलेगा, वहां पे ओवरवेलमिंग था। अब ये यात्रा
हरियाणा में पहुंच गई है, 8th स्टेट में पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, इन जन समूह लोगों का साथ और बहुत ज्यादा मिल रहा है। पर हम एक रिस्पॉन्सिबल सबसे बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने साथ वाले दलों को, बाकी सबको लेके चले। अगर एनसीपी से, शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी के बेटे आए, ये क्या ये शोक करता है कि वो उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, तो ये सब अलग बातों को तोड़ मरोड़ के बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और हम चाहते हैं कि किस तरह का सपोर्ट है जरा वो भी बताइए एक बार। अमृत जी मैं आपको बीच में जी प्रज्ञा जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा, प्रज्ञा जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अमृत जी मेरी बात सुन लीजिए जरा सा। मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह का सपोर्ट मिला, जरा ये भी बताइए, क्योंकि ये बार उदयपुर चिंतन शिविर से शुरू हुई, फिर महाराष्ट्र में हुआ कि जो दूसरे दल के नेता हैं वो सब साथ में आएंगे। एक जगह पे आदित्य ठाकरे और एनसीपी का एक प्रतिनिधि गया, लेकिन उसके अलावा कोई पूरी यात्रा के दौरान विपक्ष का नेता दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? देखिए, हम सभी को लेके चल रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी एनजीओ चल रही हैं, सब चल रही हैं। अभी राहुल गांधी जी ने बाकी सारे दलों को लिखा भी है, आइए सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ये जो यात्रा है ये देश में महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ है, जिसका खामियाजा हर हिंदुस्तानी सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो जितने लोग चल रहे हैं उनका वेलकम है, जो आगे हमें ज्वाइन करेंगे। पर हम जो है, अगर हम कहें कि हम उनको आमंत्रित ना करें, हम जब भी हमें मौका मिलेगा नहीं, लेकिन इस बात का सीधा सीधा आपने जवाब नहीं दिया कि आप बार बार आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप बार बार आमंत्रित कर रहे हैं, उसके पीछे वही तो कह रहे हैं कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। वो आ रही है, सबका हमें सपोर्ट है, और आप आगे भी धीरे धीरे देखेंगे सभी लोग आ रहे हैं। चलिए 110 दिन में नहीं दिखाई पड़ा है अमृत जी, चलिए 110 दिन में नहीं दिखाई पड़ा है फिलहाल प्रज्ञा जी से। चलिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। प्रज्ञा जी आप लगातार कुछ कहना चाह रही हैं, तो इसमें साथ साथ ये भी जोड़ दीजिएगा कि आखिर क्यों ये विपक्षी पार्टियों को चिट्ठियां लगातार राहुल गांधी लिख रहे हैं, और उसको मैं ये समझता हूं कि 110 दिनों तक तो टर्न डाउन ही किया है। उदयपुर चिंतन शिविर में भी इस बात का आह्वान किया गया था, महाराष्ट्र में इस बात को कहा गया था, लेकिन कहीं कोई जुड़ा नहीं। कि निखिल जी, और मुझे आज कांग्रेस की प्रवक्ता इतनी प्यारी और इतनी भोली लग रही हैं, वो जितनी सादगी से बोल रही है, जनसमूह जुड़ गया। अरे जनसमूह जहाँ चुनाव होना था वहां तो आप जोड़ नहीं पा रहे। आप बता रहे कर्नाटका से निकले, तेलंगाना से निकले, अरे जहां जहां से निकले वहां चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, बड़े चुनाव हारे, और यात्रा शायद गई नहीं हिमाचल वहां, इसीलिए आपका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। आपके बीच में मैं बोली नहीं अमृत, प्लीज मेंटली आपके बीच में मैं बोली नहीं। अमृता जी आपको मौका देंगे, अमृता जी आपको मौका देंगे, अमृता जी आपको मौका देंगे। निखिल मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैडम जी कहती हैं वी आर द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। लेट मी रिमाइंड यू, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी खाली है मैडम, क्योंकि आप इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन गई हैं कि आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पाए। इन बातों पर मत जाइए, हम मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा ये है कि भाषण देना बहुत आसान है कोविड के बारे में, लेकिन जब सरकार ने दिन रात एक करके इस देश की सुरक्षा करी है कोविड से, आप उस सब चीज को मिट्टी में मिला देना चाहती है। ये नहीं कह सकती राहुल गांधी जी मास्क लगा के चलेंगे यात्रा में, ये नहीं कह सकती हमारे यात्रा में जुड़ने वाले लोगों से हम कहेंगे मास्क लगा लीजिए, अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, 2 गज की दूरी बना लीजिए। यहाँ पर आप दुनिया भर की बहस कर रही हैं, और ये मुद्दा राजनीतिक है ही नहीं। मैं उन बातों पर ही नहीं जाना चाहती। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने बहुत सफर किया है, पूरी दुनिया ने बहुत सफर किया है। आज हमारे देश में 3500 से ज्यादा कोविड के केसेस हैं, और वो बढ़ रहे हैं। हमने पहले भी देखा है, चाइना से जब जब शुरुआत होती है वो अमेरिका से, जापान से होते हुए इंडिया आती है। तो अगर अब सरकार आपको एक चेतावनी दे रही है, उस चेतावनी के अंदर आप राजनीति ना ढूंढिए। दूसरी बात, जब बाकी लोग अपनी यात्राएं रद्द कर सकते हैं तो आपको तो रद्द करने को कहा भी नहीं गया, केवल ये कहा एक अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करिए, ना कर पाए तो रद्द करिए। उसके बाद सारी बातें कर ली राहुल गांधी जी ने, केवल एक बात नहीं बोल पाए, मैं मास्क पहनूंगा। मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि वो अपने आप को इस देश का नेता कहते हैं। चलिए अमृत जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। एक मिनट, चारू जी से कहना चाहूंगी कि 3 MCD इलेक्शंस आप हार गए, हिमाचल आप हार गए, अकेला आप गुजरात हैं। चुनाव पे मत चर्चा करिए मैडम। अब देखिए अमृत जी, चुनाव पे चर्चा करेंगे तो 2014 से 2019 की बात होगी।
आप हमें मत बताइए, ठीक है ना? आप कहाँ हमारे चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, देखिए आप दोनों लोग एक मिनट के लिए, आप दोनों लोग एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। चारू जी और अमृत जी दोनों लोग एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि आज का जो मुद्दा है वो दरअसल चुनाव में कौन हारा कौन जीता इस पर नहीं है, और हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो विपक्षी पार्टियों की एका है इसको लेकर के ये छटपटाहट सामने आ रही है, उसका आप जवाब दे दीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। अमृत जी। देखिए, राहुल जी ने चिट्ठी लिखी है, हम उम्मीद करते हैं विपक्ष हम सब साथ में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एनआईए ईडी सीबीआई को यूज करती है और सभी इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए लड़ने के लिए विपक्ष लेना देना क्या है कोविड से? जिसके लिए कैसा डिबेट चल रहा है निखिल जी? ईडी को क्या लेना देना है कोविड से? भारत सरकार कोविड को लाती है, रोक सकती है। विपक्ष सभी पार्टियां एक साथ नहीं आ जाती, ये हमारा धर्म है और हम इसको निभाते रहेंगे। जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, चलिए इस धर्म का आह्वान आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन शायद जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं अमृत जी, वो इस धर्म को के मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। विनोद जी से समझने की कोशिश करेंगे ये कौन सा धर्म है ऐसा जो जिसको याद दिलाने की कोशिश विनोद जी कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है, लेकिन उसके मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं दूसरे दल। आप मेरी समझ से तो परे, अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहें तो। निखिल, मैं अमृता जी जो अभी बता रही थी मैं उन्हीं का शायद जवाब दे सकूं कि अमृता जी कह रही थी कि सारे विपक्ष के दल को एक तरह से उनका मैसेज था कि ये ईडी सीबीआई और बाकी जो चीज़ें कार्रवाई जो देश में अलग अलग हिस्से में चल रही है काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ में, उसको उनको एक पॉलिटिकल ये इनसे जोड़ने की कोशिश कर रही है अमृता जी। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान सत्र है, मौजूदा सत्र में आप देखें, शीतकालीन सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लीडर होने के साथ में उन्होंने अब जितने भी अपोजिशन से लीडर को, फ्लोर मैनेजर या फ्लोर लीडर को उन्होंने बुलाया है, मीटिंग किया है, सारे के लीडर लगभग आए हैं उसमें। टीएमसी और कुछ एक दो पार्टी को छोड़ दे, बीएसपी को छोड़ दे, तो लगभग सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए थे जो सरकार के खिलाफ में अभियान में वो एक साथ दिखे, और वो लगभग दिखे भी, क्योंकि आपने देखा कि तवांग के इशू पे लगातार संसद को बाधित करने की कोशिश की गई और लगभग इस मामले में लोग कामयाबी भी हुए। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे विपक्ष के लोग जब फ्लोर लीडर एक साथ बैठ सकते हैं किसी इशू पे बात करने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने को विपक्षी एकता की बात कर रहे हों। वो मुद्दे पे एक जगह मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में जमा हुए थे। ये टेस्ट है कि अब अगर राहुल गांधी खुद चिट्ठी लिखते हैं सारे विपक्ष के लीडर को कि आप भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली पहुंचिए और उस यात्रा में शामिल होइए, तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी को जो ये भारत जोड़ो यात्रा से एक फेस बनाया गया था, या आप कह सकते हैं कि एक रिलॉन्चिंग करने की कोशिश गई थी, उसका क्या एक्सेप्टेंस विपक्ष के और दलों में है, या वो इस बात को मान रहे हैं कि ये लीडरशिप जो 2000 मिशन 2024 को है, ये वो राहुल गांधी को मान लिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर और जो रीजनल पार्टीज में, चाहे वो टीएमसी के ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, या आप देखिए अलग अलग ग्रुप में, या अरविंद केजरीवाल भी अपने को राष्ट्रीय दल कह रहे हैं, तो इन सारे लोगों को भी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो क्या इतनी महत्वाकांक्षी जो रीजनल पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के इस नेतृत्व को में मान करके क्या भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में शामिल हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस चिट्ठी लिखने का क्या मकसद क्या है, और इस चिट्ठी लिखने के साथ ही क्या मिशन 2024 का जो राहुल गांधी का एजेंडा है वो दिल्ली आते आते पूरा होने वाला है? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक सवाल कल इंतजार सभी को रहेगा कि जब दिल्ली में ये यात्रा शामिल होगी तो विपक्ष के कितने नेता राहुल गांधी के साथ में आते हैं, क्योंकि लगातार जो उनकी गुजारिश है वो उनके पर्सनल लेटर्स हैं, उसका क्या कुछ फर्क पड़ता है ये देखने की बात होगी। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देते हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चारू प्रज्ञा आपका भी शुक्रिया, अमृत गिल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा जो आएगी उसमें विपक्षी नेता जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो कल देखा जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि कम से कम जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है उस पर पूरा देश एकजुट है, और ऐसे में कोई भी ऐसा कोई संदेश किसी भी नेता की तरफ से, वो किसी भी दल का हो, नहीं जाना चाहिए। इस तरह का कोई भी संदेश बिल्कुल आत्मसात नहीं करे पब्लिक कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है उसको मिलकर पहले भी हमने लड़ा था और मिलकर आगे भी लड़ने की जरूरत है।
और फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के नेताओं के बोल बिगड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बोल एक बार फिर से बिगड़े हैं और उस पर आपस में खींचतान शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ यह शिकायत लखनऊ स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराई है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है। बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी शिकायत में सपा मीडिया सेल पर उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा के ट्विटर हैंडल से 1 दिसंबर से लगातार उनके और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक बातें की जा रही हैं। उन्होंने सपा का आधिकारिक मीडिया सेल का दावा करने वाले के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट संलग्न किया है, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई थी। शिकायत के मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। तो इस जो ट्विटर हैंडल है, इसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया है, जिसमें कई आपत्तिजनक बातें की गई थी। इस पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। और यूपी में उपचुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी की शुरुआत हुई थी, लेकिन परिणाम आने के बाद भी यह बयानबाजी थमी नहीं, बल्कि ये और बढ़ती चली गई। और इन बयानों में सपा नेताओं ने एक बार फिर मर्यादा की हदें लांघी हैं। निश्चित तौर पर यह एक विचारणीय प्रश्न है। सपा नेता आजम खान के अनर्गल और बेतुके बयान की वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता खोई है। समाजवादी पार्टी ने वो सीट भी खोई है। और सवाल है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा फायदा उठाने से कब बाज आएंगे हमारे इस तरह के कुछ कतिपय नेता। इस तरह के अमर्यादित बोल क्या एक माननीय को शोभा देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे जो घटनाक्रम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे जो समाजवादी पार्टी का खास तौर पर मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, उनके नेता कब बाज आएंगे इस तरह के जो अमर्यादित बयान है, अमर्यादित भाषा है, उसका इस्तेमाल करने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अभी आजम खान की सदस्यता जा चुकी है, उसके बावजूद जो भाषा शैली है, जो मर्यादा है, उसके दायरे में रहना सीखा नहीं अभी तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, ऐसा लगता है क्या विकास? जी बिल्कुल निखिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी है, ये राजनीति नहीं है, समाज ही स्वीकार नहीं करेगा इन जैसी टिप्पणियों को। और ये लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के द्वारा, और खासतौर से इस मामले में हमने देखा कि किस तरीके से इससे पहले उसी ट्विटर हैंडल के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं से ये बात अपील की जा रही है कि आप इस तरीके के आपत्तिजनक अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए ऐसे ट्वीट्स करें घेरने के लिए। लेकिन राजनीति में 2 पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों एक सामंजस्य के साथ, एक मर्यादा के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये मर्यादा तोड़ने का काम हो रहा है। किसी के खिलाफ इस तरीके की अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कहीं भी स्वीकार नहीं होती है, न भारतीय राजनीति में और न ही भारतीय समाज इसे स्वीकार करेगा। पिछले समय में अगर हम देखें, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के आचरण ऐसे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा था कि सपा के जो मुखिया हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, वो भी काफी ज्यादा नाराजगी, उन्होंने जब उनको हटाया गया था पद से, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने काफी ज्यादा उससे दुखी नजर आए थे। जिस तरीके से चाचा के खिलाफ उनके जो अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, लगातार इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां लगातार अब तो एक शौक बन गया है। और कहीं ना कहीं लगातार आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं एक कुंठा का शिकार होते जा रहे हैं। और वही बात साफ झलक रही है कि किसी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना जो कि स्वीकार नहीं होगी, उसके खिलाफ, उसके पिता के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ। और यही नहीं, ऐसे लगातार एक योजना बनाकर इस पे काम किया गया है। और तमाम ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की गालियां कही जाती हैं। इससे पहले हमने निखिल देखा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक इस बात का जिक्र किया था कि न जाने कितनी गाली उनको मिलती हैं। तो ये एक प्लानिंग बनाकर खासतौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसे अंजाम दे रही है। जी, क्या इसको देखते हैं चुनावों में हार का फ्रस्ट्रेशन है, या जो जिस तरह से कहते हैं ना कि आपने कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक राजनीतिक व्यवस्था में जो आपके विपक्षी दल हैं, उनके साथ भी आप राजनीतिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, उनके लिए ऐसी अशोभनीय भाषा जो शायद हम बोल भी नहीं सकते मुंह से, ऐसा कहना किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है ये राजनीतिज्ञों का जो चुनाव हार रहे हैं? क्या किस तरह से इसको जनता ले रही है?
निखिल, जनता बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं करती है और जैसा कि आपने जिक्र किया, सत्ता पक्ष और विपक्ष अंग होते हैं लोकतंत्र का। ऐसे में कोई भी नेता इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये नेता नहीं है, ये उससे पीछे एक आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरीके की प्रवृत्ति करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चोला ओढ़े हुए हैं। इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि इस तरीके की सोच, आप लगातार हारते हैं, आपको जनता स्वीकार नहीं करती, आपको पसंद नहीं करती है और आप अपना स्तर पहले से और नीचे गिराते चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ठहराव आना चाहिए, लेकिन वो ठहराव नजर नहीं आ रहा है और जनता लगातार इनको इनकी करनियों का जवाब दे रही है। जी, कानून सख्त हो गए हैं इसके खिलाफ। आपने देखा कि आजम खान की सदस्यता चली गई और कार्रवाई हुई है। आपको लगता है कि इस तरह के सख्त कानून हमेशा जारी रहने चाहिए और जो इस तरह के मामले हैं उनमें न्याय जो है वो जल्द से जल्द मिले? बिल्कुल निखिल, इस मामले में भी देखा कि शुरुआती दौर में इन्होंने इसे राजनीतिक बात मान के छोड़ दिया था, लेकिन जब इस तरीके की लगातार टिप्पणियां इन लोगों पर होने लगी और उन तक ही सीमित नहीं रहा, उनके परिवार तक बात कहनी जाने लगी और एक जो अभद्र भाषा का प्रयोग है वो निम्न से निम्न दर्जे का प्रयोग हो गया था। तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली, न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में अब उनको सजा जो होगी वो मिलेगी, लेकिन इन करतूतों के खिलाफ, ऐसी अभद्र भाषाओं के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोग करने से अब डरें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग डरने की तो बात छोड़िए, ये लोग दूसरे के चेहरे पर कालिक पोत कर खुद खुश होते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में और समाज में दोनों जगह कहीं स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों की एक सवाल बहुत संक्षेप में उसका जवाब चाहेंगे। ये ट्विटर हैंडल शायद अखिलेश यादव और नरेश उत्तम खुद नहीं चलाते होंगे, लेकिन पार्टी के मुखिया के तौर पर वो उसके जिम्मेदार हैं। कितनी मुश्किल में ये दोनों नेता इस तरह का मामला दर्ज होने के बाद? आमतौर पे इससे पहले भी अभद्र भाषा के प्रयोग के बारे में जब सपा के मुखिया से प्रश्न पूछा गया था, बिना प्रश्न के जवाब के वो चले गए थे। कहीं ना कहीं किसी ट्विटर हैंडल से जब कोई कार्रवाई होती है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसकी एक फाइल बनती है और कहीं ना कहीं उच्च नेताओं के खिलाफ जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनकी टेबल पे उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इससे साफ इनकार कर देना कि वो नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं मामला उनके और कुछ वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में जरूर होगा। और मैंने जैसा कि कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जी, निश्चित तौर पर। और एक बात यह भी सामने आती है कि कम से कम उसी ट्विटर हैंडल से एक बार जाकर सबसे पहले माफी मांगी जा सकती थी कि हमारे जिस भी लोगों ने इनको किया है वो गलती है, और उसके लिए वो सीधे तौर पर माफी मांग सकते थे, लेकिन वो भी सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। तो आज के इस वक्त में बस इतना ही, लेकिन अब वक्त है देश हित का। देश हित में आज बात होगी किसान हित की। आज किसान दिवस है। किसान यानी अन्नदाता, अन्नदाता की समृद्धि के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का एक ऐसा ही प्रयास है किसान रेल। किसान रेल जो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हमारे किसानों को जोड़ती है, उनके उत्पादों को सर्वसुलभ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। तो आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, आप देखिए और इस पर विचार कीजिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। माध्यम से छोटे किसान के फल सब्जियां भी पूरे देश के बड़े बाजारों तक कम कीमत में पहुंच पा रही है।